नमस्कार। हम एक बहुत ही रोमांचक दौर में जी रहे हैं, जहां अंतरिक्ष की दुनिया हमारे भविष्य को एक नया आकार दे रही है। आने वाले कुछ साल तो मिशनों से इतने भरे हुए हैं कि आज हम इन सब को समझने के लिए एक सीधी साधी गाइड लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक एक करके 2025 और 2026 में होने वाली अंतरिक्ष की बड़ी हलचलों को समझेंगे। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। हम ना अंतरिक्ष की खोज के एक बहुत ही तेज दौर में हैं, और अब इसमें सिर्फ सरकारी एजेंसियां नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी कूद पड़ी हैं। मतलब एक तरह से ये एक नई स्पेस रेस है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये मिशन अकेले नहीं हैं। इन्हें ना एक बड़ी सी पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह सोचिए। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं, जैसे स्पेस स्टेशन, चांद पर बेस बनाना और हाँ, मंगल तक पहुंचने का सपना। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बड़ी तस्वीर में भारत कहाँ है। हमारा फोकस अब भारत के उन मिशनों पर है जो उसके आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे प्लान नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने स्पेस स्टेशन और इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है इसरो का स्पेडिक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये मिशन एक बहुत ही जरूरी पहला कदम है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा जो भविष्य में अंतरिक्ष में बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कह सकते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगी। तो असल में इसका मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है ऑर्बिट में घूमते हुए दो सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक आपस में जोड़ना। अब ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन स्पेस में बड़ी चीजें बनाने के लिए, जैसे कि एक स्पेस स्टेशन, ये हुनर होना बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर अब बात करते हैं इंसानी उड़ान की। ये है ऐतिहासिक एक्सियम 4 मिशन, जो एक भारतीय एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है। ये भारत और नासा के बीच एक जबरदस्त कोलैबोरेशन है और भारत के अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, इस मिशन से भारत को अपने क्रू मिशन यानी गगनयान से ठीक पहले माइक्रोग्रेविटी में काम करने और स्पेस में डॉकिंग करने का वो कीमती रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा जो किसी सिमुलेशन से नहीं मिल सकता। और यहीं से हम पहुंचते हैं गगनयान 1 पर। यह भारत के अपने ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट का पहला बिना इंसान वाला टेस्ट होगा। इसे आप एक तरह की फुल ड्रेस रिहर्सल समझिए, एस्ट्रोनॉट्स को भेजने से पहले सारी तैयारी पक्की करने के लिए। इसमें सभी जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स को परखा जाएगा। ये मिशन एक तरह से फाइनल सेफ्टी चेक है। मतलब ये पक्का करना कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स उस यान में कदम रखें तो वो हर तरह से पूरी तरह से सुरक्षित हों। तो भारत के मिशनों से अब हम जरा और दूर निकलते हैं, हमारे सोलर सिस्टम की गहराइयों में। अब जरा सोचिए, हम दूसरी दुनियाओं से उनके टुकड़े मतलब सैंपल वापस धरती पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? ये देखिए कितना दिलचस्प है। दो अलग अलग देश, चीन और जापान, लगभग एक ही समय पर सबसे मुश्किल मिशनों में से एक को अंजाम दे रहे हैं। किसी दूर के एस्टेरॉयड या चांद का एक टुकड़ा लेना और उसे स्टडी के लिए धरती पर वापस लाना। इससे हमें यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में कमाल की जानकारी मिल सकती है। लेकिन बात सिर्फ सैंपल लाने तक ही सीमित नहीं है। रोबोटिक खोजकर्ताओं की एक पूरी फौज हमारे सोलर सिस्टम के राज खोलने के लिए निकल रही है। ये मिशन उन बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, जैसे मंगल ने अपना वातावरण कैसे खो दिया, या क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। चलिए अब अपना रुख करते हैं चांद की तरफ। आजकल चांद एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। दुनिया भर के देश और प्राइवेट कंपनियां वहां पहुंचने की होड़ में हैं। और मकसद सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं, बल्कि वहां पर एक स्थायी इंसानी बस्ती बनाने की तैयारी करना है। इस नई दौड़ में कमर्शियल लैंडर्स मतलब प्राइवेट कंपनियों के यान एक तरह से एडवांस टीम का काम कर रहे हैं। इनका निशाना है चांद का साउथ पोल, जहां माना जाता है कि बहुत सारे रिसोर्स, खासकर पानी, बर्फ के रूप में मौजूद है। अगले मिशन की अहमियत समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 50 से ज्यादा साल, जी हां, आधी सदी से भी ज्यादा हो गए जब से इंसान आखिरी बार चांद के आसपास गया था। और इसी लंबे इंतजार का अंत होगा नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के साथ। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, ये गहरे अंतरिक्ष में इंसानों की वापसी का बिगुल है। और यही मिशन चांद पर दोबारा उतरने का रास्ता खोलेगा। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? आर्टेमिस 2 मिशन पर जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे नहीं। उनका काम यह साबित करना है कि यह नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी रॉकेट और कैप्सूल इंसानों को वहां तक सुरक्षित ले जाकर वापस ला सकता है।
ये फ्यूचर लैंडिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी ट्रायल रन है। और आखिर में नजर डालते हैं उन नई गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज पर जो स्पेस में आने जाने का तरीका ही बदल सकती हैं। हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल मटेरियल से लेकर ऑर्बिट तक पहुंचने के बिल्कुल नए तरीकों की। देखते हैं भविष्य कैसा दिखता है। और ये दो कमाल के आइडियाज़ हैं। एक तरफ है लकड़ी से बना दुनिया का पहला सैटेलाइट जो स्पेस में कचरे की समस्या को कम करने का एक अनोखा तरीका है, और दूसरी तरफ है ड्रीम चेजर, दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस प्लेन जो एक हवाई जहाज़ की तरह सामान ISS तक ले जाकर वापस रनवे पर लैंड कर सकता है ना ज़बरदस्त? ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। स्टारशिप जैसे बड़े और पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट हमें मंगल तक ले जाने का सपना दिखा रहे हैं। वहीं सेलेस्टी जैसा नया नेविगेशन सिस्टम हमें और सटीक GPS सिग्नल देगा, और निसार जैसे सैटेलाइट्स हमारे अपने ग्रह पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगे। तो एक नज़र में देखें तो ये टाइमलाइन उन सभी बड़े मिशनों को दिखाती है जिनकी हमने बात की। आप देखिए, सिर्फ 16 महीनों के छोटे से वक्त में कितने बड़े बड़े और बुनियादी काम होने जा रहे हैं। इसे बस कुछ मिशनों की लिस्ट की तरह मत देखिए। असल में ये ब्रह्मांड में इंसान के भविष्य का एक सोचा समझा कोऑर्डिनेटेड निर्माण है। तो नई टेक्नोलॉजी, नए खिलाड़ी और नई मंजिलों के साथ ये सवाल सबके मन में है कि इनमें से कौन सा मिशन आने वाले 50 सालों के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी लिखेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है?